नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुधारती। और आज मैं बात करूंगा ड्यू पीएचडी एडमिशन के बारे में, जो सेकंड फेज का एडमिशन चल रहा है ड्यू में। जैसे आप सभी जानते हैं कि इस बार ड्यू में 2 फेज में एडमिशन हुआ है और फर्स्ट फेज का एडमिशन हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है और सेकेंड फेज का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। जैसे मुझे अभी पता चला है कि फिलॉसफी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू चल रहा है अभी, उसी तरह हिंदी में 24 से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। और जिस डिपार्टमेंट से हम आते हैं और पॉलिटिकल साइंस, जिस पर मैं आज बात करूँगा, उसका इंटरव्यू 29 से स्टार्ट हो रहा है। और काफ़ी दोस्त परेशान हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ड्यू का एडमिशन और ड्यू का पीएचडी इंटरव्यू खासकर थोड़ा सा अलग तरीके से होता है और अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। लेकिन वहाँ के इंटरव्यू को कैसे टैकल किया जाए, और फर्स्ट फेज में जो ड्यू का एडमिशन हुआ था उसमें मेरे बहुत दोस्तों का सिलेक्शन हुआ था। आकाश का हुआ था, मेरा दोस्त कृष्णा है उनका हुआ था, और भी दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था। तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा इंटरव्यू में। और मैं भी, आप सभी को पता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत रिसर्चर स्कॉलर से मिलता हूँ, उनसे बातें होती है मेरी। तो ड्यू में जो इंटरव्यू है उसको लेकर क्या, जो जैसे आप जानते हैं कि 29 से वहाँ इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, तो 8 दिन आप लोगों को बचा हुआ है। मैं 21 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 8 दिन जो है उसमें क्या किया जाए, रिसर्च प्रपोजल को कैसे तैयार किया जाए और इंटरव्यू को लेकर क्या प्लानिंग किया जाए, क्या स्ट्रेटजी हो, उसी पर मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी सीरियसली वहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पिछला जो फेज़ हुआ था एडमिशन, जो फर्स्ट फेज, उसमें आउटसाइडर का भी एडमिशन हुआ था। ऐसे ड्यू बदनाम है कि जिनका सोर्स पैल भी होता है उन्हीं का एडमिशन उन्हीं का एडमिशन होता है। हो सकता है बात सत्य हो, लेकिन मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो आउटसाइडर थे, उनका भी एडमिशन हुआ है फर्स्ट फेज में। और तो मैं इसको लेकर आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि मैं आकाश के साथ एक वीडियो बनाया था, मेरा दोस्त आकाश है जिनका फर्स्ट पेज में एडमिशन हुआ था। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फर्स्ट पेज में एडमिशन इंटरव्यू कैसे हुआ था। उसी तरह मैंने विकास राज, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किए थे और पिछले साल उन्होंने ड्यू में एडमिशन लिया था, उनके साथ वीडियो बनाया था इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेकर उनका। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और भी वीडियो मैंने बनाया था ड्यू पीएचडी इंटरव्यू को लेकर, जैसे पुनीत हैं या सुमन के साथ मैंने बनाया था अपने दोस्त। तो आप उस सब वीडियो को आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको एक सेंस बन जाएगा। और मैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आया हूँ अपने वीडियो का, जो इस चैनल का पर्पस भी नहीं है। हमारा पर्पस बस यही है कि आप लोगों को हेल्प हो सके और जो भी एंजाइटी और फियर है उसको कम किया जाए। एक सेंस देने की कोशिश किया जाए कि जो इंटरव्यू जो है वो फियर और एंजाइटी से टैकल नहीं किया जा सकता है और उसके कारण आपका एडमिशन भी नहीं होगा। बहुत कूल और बहुत प्लानिंग के साथ चलिए और सब ठीक रहा तो आपका एडमिशन ज़रूर होगा। तो मैं बात करूँगा जैसे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का 29 से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है और वहाँ अल्फ़ाबेटिकली इंटरव्यू होता है। जैसे मान लीजिए आप ए से आते हैं तो जनरली आपका फर्स्ट दिन इंटरव्यू होगा। तो फर्स्ट जो मेरा आप लोगों का सजेशन है कि आप लोग अपने रिसर्च प्रपोजल का हार्ड कॉपी तो जरूर रखिएगा, इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, ठीक है। आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं, उसमें कुछ करेक्शन आपने किया है, कुछ मॉडिफाई किया है, तो इंटरव्यू बोर्ड को कम्युनिकेट कर दीजिए कि मैंने जब रिसर्च प्रपोजल अपलोड किया था उसके बाद मैंने कुछ पढ़ा और मुझे लगा कि रिसर्च प्रपोजल में कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, तो मैंने मॉडिफाई किया और मेरा जो मॉडिफाइड वर्जन रिसर्च प्रपोजल का है उस आप लोगों के सामने है। तो एक्सेप्ट करना ना करना उनके आप बोल सकते हैं उनके अथॉरिटी में आता है कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जनरली रिसर्च प्रपोजल ले लेते हैं, आप मॉडिफाई करके जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि देखिए ड्यू का जो इंटरव्यू है, मैंने 2-3 साल से ड्यू के इंटरव्यू को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने भी दिया है वहाँ पर इंटरव्यू, और काफ़ी मेरे दोस्त दिए हैं और काफ़ी का सिलेक्शन हुआ है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ड्यू को लेकर वह यह है कि वहाँ पर इंटरव्यू कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए कि हाँ आपका जो आइडिया है उसके बारे में बताइए आप, क्योंकि ड्यू में पीएचडी इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। जनरली 5-6 मिनट देते हैं, एवरेज अगर देखा जाए किसी को 4 मिनट देते हैं। कोई फॉर्चुनेट है तो उसका इंटरव्यू 10 मिनट चलता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको अपना माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है कि आपका इंटरव्यू कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। मान लीजिए कोई फैकल्टी आपका इंटरव्यू आपके सेंट्रल क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकता है, या कोई आपके लिटरेचर में जो आपने रेफरेंसेस दिया है वहाँ से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है। कोई स्कॉलर को कोट करके आपसे पूछा जाएगा कि इसका मेन आइडिया क्या है। तो इंटरव्यू आपका रिसर्च प्रपोजल के किसी भी पार्ट से स्टार्ट हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यू के लिए। जनरली हम माइंडसेट बना के जाते हैं कि नहीं हमें प्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा, 2-3 मिनट हम अपना आइडिया बताएंगे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि ड्यू में कोई एक सिस्टमेटिक आपका पैटर्न नहीं है कि हाँ आपको प्रेजेंटेशन देना है, उसके बाद आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका इंटरव्यू फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद आपके पर्पस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं है। वहाँ पर 10, 12, 14 फैकल्टी बैठते हैं और कहीं से भी इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है। कहीं से स्टार्ट होने का मतलब सिंपल है कि आपका इंटरव्यू आपको प्रेजेंटेशन करने का मौका दे दें 2 या 3 मिनट का, आप फॉर्चुनेट हैं अगर ऐसा हो रहा है तो, या आपके सेंट्रल क्वेश्चन से सीधे पूछ लेंगे कि आपका सेंट्रल आइडिया क्या है, आपका सेंट्रल रिसर्च प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बताइए। या हो सकता है कि आपने लिटरेचर में कुछ रेफरेंसेज अच्छे दिए हैं
तो आपके वहाँ से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको DU में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें कि कहीं से भी इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप साइकोलॉजिकली अपने आप को कन्विंस कीजिए और अपने आप को तैयार रखिए कि हमें डरना नहीं है। जनरली हम जब जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में और जब हमें प्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, अपने रिसर्च आइडिया बताने का मौका मिलता है, तो 2-3 मिनट का मिलता है जनरली। दूसरे आप जैसे JNU में देते हैं 2 या 3 मिनट, तो उस बीच 2-3 मिनट में आप अपने आप को कूल और काम कर लेते हैं। लेकिन जनरली आप जब इंटरव्यू बोर्ड में घुसते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया जाता है तो आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड कर लीजिए कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, मैं तैयार हूँ और मुझे जवाब देना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए करना क्या है कि आपको रिसर्च प्रपोजल का जो भी सेक्शन है, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उस पर आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। वो आपको कंठस्थ होना चाहिए कि आपसे पूछा जाए, जैसे रिसर्च क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या आपसे आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या आपसे रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाए, तो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि आपने रिसर्च प्रपोजल में क्या लिखा है। ठीक है, आप बच्चे से एक दोस्त ने कल मैसेज किया था, क्या रिसर्च प्रपोजल देख कर हम बोल सकते हैं? नहीं, अगर आप देख के बोलिएगा तो बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात कि आप कोशिश कीजिए कि एक समरी बना लें आप अपना रिसर्च प्रपोजल का, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, कंटेक्स्ट आपका क्या है रिसर्च का, सेंट्रल क्वेश्चन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, और कुछ ऐसे थिंकर्स जो आपके या ऐसे कुछ आर्टिकल्स जो आपके रिसर्च को सपोर्ट कर रहा हो, वो आपकी समरी में रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जब आप जाइएगा इंटरव्यू बोर्ड में तो उसको आप प्रैक्टिस करके जाइए आप अपने समरी को, तो आपका माइंड तैयार रहेगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसका जवाब दे पाएँ। चौथी पॉइंट कि आप जब रिसर्च प्रपोजल बार बार पढ़िएगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको लेकर मैं सजेशन दूंगा कि जो भी, जैसे मान लीजिए आपने मास्टर्स किया है या मास्टर्स आप पास आउट है, तो आपके जो दोस्त हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, उनके बीच डिस्कस कीजिए रिसर्च प्रपोजल को कि हाँ, उनसे मॉक इंटरव्यू का प्रैक्टिस कीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन। मॉक इंटरव्यू का सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि आपका डर हट जाता है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, आप मेंटली कहीं ना कहीं तैयार हैं कि हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा। और देखिए, इंटरव्यू में जनरली हम लोग मान के चलते कि नहीं, हम 100% सही जवाब दे के आएंगे तभी हमारा इंटरव्यू सही गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत एक्सपीरियंस किया था तो बताता हूँ, JNU में इंटरव्यू होता है या DU में, ऐसा होता नहीं। आप कितना कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो मैटर करता है। अब इसका मतलब ही नहीं कि आप कुछ भी अनसन कुछ भी बोल के चले हैं। मेरा पॉइंट है कि आप हो सकता है कि 100% आपका आर्गूमेंट जो पूछा गया उसके आसपास नहीं, उसके 100% नहीं सही है, लेकिन हो सकता है कि उसके आसपास आप हैं, आपका थियोरेटिकल जो सेंस है या आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस क्वेश्चन पर, वो भी जानने की कोशिश किया जाता है कि आप कैसे उस क्वेश्चन को परसीव कर रहे हैं और क्वेश्चन पर कैसे आपका जवाब रहा है, कितना कूल होकर और कितने काम होकर आप उसका जवाब दे रहे हैं। ये चौथी पॉइंट हुई। पाँचवीं पॉइंट मेरी जो है कि आप जो लिटरेचर आपने मेंशन किया है जो भी रेफरेंसेज में, उसको सही से देख लीजिए, उससे भी क्वेश्चन DU में पूछा जाता है। ठीक है, और आप जो भी लिटरेचर उसमें मेंशन किया है उसके जो भी की आइडियाज़ हैं, जो भी उसके सेंट्रल प्रीमाइसेज है, उसके सेंट्रल आर्गूमेंट है, उसको आप याद रखिए कि आपको अगर रेफरेंसेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसके लिए तैयार हैं। उसी तरह रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले पार्ट को आप लोग सही से देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आता है। ये सब ऐसे एरिया हैं जहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछला जो फर्स्ट फेज का एडमिशन हुआ था तो मैं बहुत दोस्तों से बात किया, तो एक अच्छी चीज़ क्या हुई DU में, इस पहले क्या होता था कि मास्टर्स लेवल से भी क्वेश्चन पूछते थे कि आपने MA कहाँ से किया है, और अगर आप DU से किए हैं तो जनरली आपको MA से भी क्वेश्चन पूछते थे। जब उनका जनरली तब होता है जब आपका रिसर्च प्रपोजल उनको अच्छा नहीं लगता है या आपका थीम अच्छा नहीं लग रहा है तो मास्टर्स की तरफ चले जाते हैं कि मास्टर्स में आपने क्या पढ़ा है, या आपका हाँ, या आपसे पूछ सकते हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जैसे मान लीजिए आप बताइए पॉलिटिकल थॉट है या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, तो उसमें पूछेंगे आपने क्या पढ़ा है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आपका अगर रिसर्च प्रपोजल और अगर उनको आपका रिसर्च आइडिया अच्छा लगा है तो जनरली वो रिसर्च प्रपोजल से बाहर नहीं जाते, रिसर्च प्रपोजल पर ही फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल का जो अलग अलग एस्पेक्ट है, जिसमें आपका सेंट्रल क्वेश्चन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया, उसी से क्वेश्चन पूछते हैं और आपको इंटरटेन करते हैं। लेकिन अगर आपका रिसर्च प्रपोजल या आपका जो रिसर्च आइडिया है उनको अच्छा नहीं लगता है तो आपको आपसे मास्टर्स में पूछने की आपने मास्टर्स में क्या क्या पढ़ा है और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपने रिसर्च प्रपोजल बहुत बढ़िया से बनाया है और आपका थीम जो है रिसर्च थीम है, अगर उनको इंटरेस्टिंग लगेगा तो DU में भी इंटरटेन किया जाएगा आपको। और दूसरा एक जो मैं लास्ट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि आप DU में कभी इस आधार पर जज मत कीजिए कि मेरा इंटरव्यू कितने देर चला है। वहाँ पर मैं एक दोस्त को जानता हूँ जिसका 6 मिनट 5 मिनट 6 मिनट इंटरव्यू चला था और आज उसका PhD में इनरोल है। तो कभी भी PhD का जो इंटरव्यू है वो आपके टाइमिंग ड्यूरेशन के आधार पर आप जज मत कीजिए कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कभी नहीं। आपने क्या कैसे टैकल किया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया है, वो मैटर करता है। और लास्ट में मैं एक बस रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी JNU का इंटरव्यू चल रहा था PhD एडमिशन, तो उसमें मैंने बताया था गोल्डन रूल फॉर इंटरव्यू, उस वीडियो को जरूर देखिए आप। मैंने उसको बहुत रिसर्च करके बहुत दोस्तों से
आपका बात करके उसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे जो जो इस वीडियो में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो आपको एक कंक्रीट और एक होलिस्टिक सेंस बन सकता है इंटरव्यू के लिए। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस चैनल का पर्पस कभी भी मॉनिटरी नहीं रहा है और सिर्फ पर्पस रहा है कि जो भी दोस्त पीएचडी करना चाह रहे हैं, जिनकी इच्छा है अकेडमिक्स में आना, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी हेल्प हो सके उसका किया जाए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं जाकर एनालिसिस देख रहा था यूट्यूब का, तो उसमें देख रहा था 65 से 70% जो मेरे व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइबर नहीं है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि रीच वीडियो का बढ़ेगा और आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो दोस्त पीएचडी एडमिशन में इंटरेस्टेड हैं उनके पास जाए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको अपलोड करना, और जो इन्फॉर्मेशन है वो उन लोगों के पास पहुँचे जो जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।